तो कैसे हो, सब बढ़िया। चलो आज फिजिक्स में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा लेक्चर हमारा यहाँ पर डिस्कशन यही बारे में बात होगा। पर आज का टॉपिक है हमारा, अब अभी तक हमने क्या समझा था, किसी चार्जेबल चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है। अब हम किसी करंट कैरिंग वायर को अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, देख लेना ये। अब ये आज का टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड force on a current carrying wire placed in magnetic field। रेडी? ये बात समझ में? रेडी? कैसे रखेंगे वो देखना है। A moving charge, whenever a moving charge is in magnetic field, it experience a force is। अगर किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q V क्रॉस B जितना फोर्स लगेगा वो आपको पता था। उसी के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी। रेडी? तो ये पूरा नहीं, पर अब कैसे करंट कैरिंग वायर को, तो अब क्या होगा समझ लो कि करंट कैरिंग वायर, आज का टॉपिक ये रहेगा करंट कैरिंग वायर। अगर करंट कैरिंग वायर को किसके अंदर रखना है हमें, मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के अंदर कैसा होता है, किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये फॉर्मूला आती है। पर करंट कैरिंग वायर के अंदर तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो कि मेनी चार्जेस इनसाइड वायर आर इन मोशन। यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर पर अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस करंट कैरिंग वायर के अंदर तो कई सारे मूविंग चार्जेस होंगे, यानी कि मोशन कर रहे होंगे कई सारे पार्टिकल्स। समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। रेडी? यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है आ रही। देख, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसी इनसाइड है, किसी है इनसाइड, वो क्रॉस है इसलिए आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इनसाइड। समझ लो कि यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर है, समझ लो कि ये करंट कैरिंग वायर, यानी इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो होगा आई, इसके अंदर यहाँ से करंट फ्लो होगा आई। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगी, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल्स है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑपोजिट होंगे, वो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑपोजिट होंगे, वो आपको पता है। रेडी? तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, इसे मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, यानी इस पर फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर ऑपोजिट ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन लगा रहे हैं, यानी इस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ आपको आपकी उंगली घुसानी है। देख सकते हो मेरा ये राइट हैंड है, मेरी उंगलियाँ जो क्रॉस है यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ डाल रहा हूँ, और मेरा थंब है वो मूविंग चार्ज के हिसाब से, यानी अब करंट के हिसाब से, करंट इस डायरेक्शन में है तो इसलिए इस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां इनसाइड आएगी, अंदर जाएगी, और मेरा थंब इस तरफ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से होगा। मेरा पाम जब जिस तरह से मूव करेगा, यानी मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही तो इस तरफ अंदर जा रहा है, मेरा थंब है वो इस तरफ
और मेरा जब पाम इसको इस तरह से प्रेस करेगा, पाम इस तरफ से होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ से होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स होगा इस तरफ से। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ मेरी उंगलियाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन कर रहा है वहाँ पर मेरा थंब, और पाम मेरी जहाँ पर फोर्स लग रहा है वहाँ पर। रेडी? तो यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से हम क्या इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल्स। आई बात समझ में अच्छी तरीके से पहले तो? रेडी? अब हमें इसकी किस तरीके से कितना फोर्स लगेगा वो देखना है। समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, रेडी? और एक और ड्रॉ कर लेता हूँ यानी कि समझ में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। रेडी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बीटा। डन? समझ लो कि यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर रखा गया हुआ है। यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर रखा गया हुआ था इस तरीके से। रेडी? और इसमें यहाँ पर से करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था, आई। कितना करंट फ्लो हो रहा था? आई। रेडी? आई करंट फ्लो होगा तब इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी एंगल बना रहा है, कुछ यहाँ पर भी कुछ एंगल बना रहा है ये वायर। रेडी? अब क्या होगा? इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट वर्क करेंगे, इलेक्ट्रॉन है इसके ऑपोजिट आएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है, वो आपको पता होना चाहिए। रेडी? तो यहाँ पर थीटा लिया हमने। अब पहले तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो किस पर फोर्स लगाएगी? इस पार्टिकल पर, स्मॉल पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगी। तो अब क्या करने में, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? Q, V क्रॉस B। रेडी? तो V क्रॉस B, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ जाएगा ना, नेगेटिव इस तरफ आएगा। पर पॉजिटिव चार्ज है E प्लस, वो इस तरफ मूव करेगा। रेडी? तो E V क्रॉस B। देन पर मैंने आपको बोला था करंट है, करंट तो करंट कैसे होता है? करंट यानी आई, VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, करंट यानी VD, V ना, ये आपको याद होगा, है या नहीं याद? V ना, VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी करंट किस रीजन से बनता है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो मूव करेगा, यानी वेलोसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किसी एरिया में, तो अब करंट बनेगा। तो I इजिकल टू VD यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी है पर कैसी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेडी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, ऐसे मूव करेगा ना, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी यहाँ पर वेलोसिटी यानी VD। आ रही बात समझ में? क्रॉस B था तो इसको क्रॉस करना है, इसको निकाल देना, तो VD साइन B साइन थीटा। क्यों साइन थीटा है वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ कुछ एंगल बन रहा है। रेडी? रेडी? अब यहाँ N यानी, रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? पर ये किसी चार्ज पर था, पर हमें यहाँ पर तो कई सारे स्मॉल चार्जेस हैं, ये तो कई सारे चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे ना। यहाँ तो क्या होगा? कई सारे चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। तो हमें तो यहाँ पर समझ लो कि मुझे तो यहाँ पर इतने पोर्शन पर कितने चार्जेस है, समझ लो कि इतने पोर्शन मैंने निकाल लिया है। यहाँ से मैं इतना पोर्शन निकाल रहा हूँ, मुझे क्या करना है? इतना पोर्शन। तो हमें क्या करना है? टोटल प्लस इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन,
इसके अंदर कितने प्लस इलेक्ट्रॉन है और उस पर कितना फोर्स लगेगा, वही हमें ढूंढना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही समझ में बात? रेडी कि नहीं आई बात समझ में? तो देखो, मैं अगर एक बोल रहा हूँ किसी एन यानी कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर। तो इसके अंदर इस स्मॉल पोर्शन के अंदर कितने यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडी फॉर ऑन force on all E plus in element in region, तो इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके अंदर भी कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आ रही बात समझ में? ये पोर्शन के अंदर भी कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें तो टोटल चाहिए ना, टोटल इस पर कितना फोर्स लगेगा, पहले इन स्मॉल पोर्शन को ही लेना पड़ेगा हमें, और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उस यानी हमें टोटल मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करना है, इस नंबर ऑफ इसके अंदर कितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो हमें ढूंढना है। तो मैं समझ ली ये यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर वॉल्यूम, यानी कि ये समझ लो वॉल्यूम यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। तो एक वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एन। 2 वॉल्यूम के अंदर 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडी? आ रही बात समझ में? तो इसकी स्मॉल लेंथ यानी इसको बोलेंगे हम dl, इसकी स्मॉल लेंथ यानी मैंने इसको बोल दी dl। रेडी? यानी स्मॉल लेंथ यानी dl। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो यानी अगर इसकी टोटल वॉल्यूम है AdL, इसका वॉल्यूम है AdL। रेडी? समझ लोगे, इसका पूरा वॉल्यूम है AdL, तो इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो NdL जितने नंबर्स ऑफ NaDL जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। आ रही बात समझ में? जो अगर एक वॉल्यूम रहा तो n इलेक्ट्रॉन्स, 2 वॉल्यूम रहा तो 2n इलेक्ट्रॉन, तो इसका वॉल्यूम कितना है इस पोर्शन का, AdL जितना, तो इसके अंदर NaDL जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे ना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए था, तो हमें क्या मिला, n इलेक्ट्रॉन का E V D B, यहाँ पर था ना, यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो n E V D B साइन थीटा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यानी n। तो n स्मॉल n यानी क्या बनता है, स्मॉल n यानी क्या बन जाता है हमारे लिए, स्मॉल यानी NaDL यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? तो n की जगह मुझे क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अब। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? तो अब मुझे यहाँ पर ये स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फोर्स लगना था वही मुझे ढूंढना है। रेडी? तो चलो, स्मॉल एलिमेंट के लिए जो भी फोर्स लगेगा उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा अब। तो स्मॉल df, तो इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना करंट फ्लो होगा वो आपको मैंने बता दिया। तो इस पर लगेगा n E V D B साइन थीटा, इतना पर। अब मुझे ये स्मॉल पोर्शन के लिए लिया था, अब मुझे सारे करंट कैरिंग पर वायर पर लेना है। ये मैंने स्मॉल पोर्शन के लिए लिया, पर मुझे पूरे करंट कैरिंग वायर पर लेना है। अगर पूरे करंट कैरिंग वायर पर लेना है तो टोटल फोर्स ऑन वायर, तो इस तरह का होगा, टोटल फोर्स ऑन वायर। टोटल फोर्स ऑन वायर यानी कि ये df का इंटीग्रेट, df यानी यहाँ पर जो हमें मिला वो मैंने लिखा, वो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी बी साइन थीटा। रेडी रेडी कि नहीं आ रही बात समझ में? अब आपको पता है एन ई, एन की जगह तो हमें क्या लिखा है, एन स्मॉल एन ए डी एल। यो क्यों पता है? क्योंकि एक वॉल्यूम के लिए इतना, दो वॉल्यूम के लिए इतना, तो ए डी एल लेंथ की वॉल्यूम, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी थी, ए डी एल, तो इसके लिए नंबर ऑफ ए इंटू डी एल होगा, तो एन की जगह एन ए डी एल आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डी एल ई वी डी बी साइन थीटा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, पूरे का क्या कर देना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। चलो इसमें से जो कोई कांस्टेंट टर्म है उसे निकाल दो, यानी डी एफ यानी टोटल फोर्स ऑफ नेट फोर्स, डी एल स्मॉल डी एल स्मॉल डी एल करूँगा तो टोटल फोर्स, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ। रेडी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो फिक्स ही रहेंगे, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म में मानी जाएगी। तो ये जो भी कांस्टेंट है उसे क्या करना पड़ेगा हमें, बाहर, इसका एरिया भी कांस्टेंट है तो ये बाहर, एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहेंगे वो भी बाहर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इसके बाहर नहीं जाने वाली, यानी वेलोसिटी भी इसकी किसकी रहेगी, फिक्स, यानी वी डी भी बाहर, और बी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है इसलिए बाहर। तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा भी बाहर, और अंदर क्या बचेगा, डी एल। रेडी, ये डी एल लेंथ, यानी इसको वी डी ई, वी डी ई एन ए भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, बी साइन थीटा, और ये डी एल स्मॉल डी एल इसकी पूरी लेंथ, इसका इंटीग्रेशन यानी एल, टोटल लेंथ एल हो जाएगी। रेडी, वी डी ए, ये इसकी तो फॉर्मूला है हमारे पास, आई है ना, वी डी एन ए, आई इज इक्वल टू वी ना ई एन ए, है ना ये फॉर्मूला। तो इसकी जगह मैं आई सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो अब क्या बचेगा, बी साइन थीटा एल। रेडी, तो इसको आई बी एल साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स, इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स हम ढूंढ सकते हैं किसी भी। रेडी, आ रही बात समझ में? रेडी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री थी। आप देख सकते हो कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, देखो। रेडी, करंट भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि मेरा थंब जो जाएगा वो करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मेरा थंब इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस तरफ डायरेक्शन में लगेगी, थंब के हिसाब से। आई बात समझ में, राइट हैंड थंब के हिसाब से, यानी राइट हैंड अब इस तरफ से जाएगी, यानी वैसे 90 डिग्री ही बनाएगी। आप देख सकते हो वो 90 डिग्री ही बनाएगी। अप्रोक्सीमेट हमें साइन थीटा लेना है यहाँ पर। रेडी, तो सपोज एल इज वेक्टर, समझ लो कि यहाँ पर जो लेंथ है वो वेक्टर फॉर्म में है, समझ लो कि यहाँ पर जो लेंथ है वो वेक्टर फॉर्म में रही तो क्या आएगा, तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, अगर सपोज एल इज वेक्टर तो एफ फोर्स किस तरह से आएगा, आई एल क्रॉस बी। रेडी, आ रही बात समझ में, आई के मेरी बात समझ में? रेडी, अब क्रॉस है तो एफ एंगल बिटवीन एल क्रॉस बी, क्रॉस है इसलिए एफ आई एल बी साइन थीटा। रेडी, मोस्ट ऑफ ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, मोस्ट ऑफ ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। रेडी, एफ फोर्स और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी। आई बात समझ में? और फोर्स और परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर और लेंथ भी परपेंडिकुलर। रेडी, चलो कंप्लीट। इसको मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से हम यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी 1। रेडी, यानी जब थीटा 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एल परपेंडिकुलर टू बी।
जब 90 डिग्री बन जाएगा थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 90, साइन 90 यानी 1, तो हम सभी जगह IBL ही यूज़ करेंगे। 90% हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा, क्वेश्चन वो थीटा हमारा 90 डिग्री ही रहेगा, यानी F = IBL। किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन थीटा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि 90% हम लोग 90 डिग्री ही रख रहे हैं, जो हमारी फोर्स है वो अप्रोक्सीमेट हम 90 डिग्री ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरीके से राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। रेडी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए हम नहीं तो इस तरीके से थंब जो होता है वो हमें फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है राइट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देती है, और यानी कि ये हमें देती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारी फोर्थ फिंगर मिडल फिंगर जो होती है वो हमें देती है करंट। तो इस तरीके से भी आप फोर्स की डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स है और पाम रूल्स तो आपको पता ही है। ओके, चलो अब मैं 1-2 एग्जांपल करवाता हूँ, यानी आपको डायरेक्शन की भी पता चल जाएगी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर। रेडी? कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर, ये समझ लो कि करंट कैरिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लेना। यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर करंट है जो किस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से आप लोग इसकी डायरेक्शन, फोर्स कब इस साइड आएगा ना फोर्स, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है और करंट और यहाँ पर चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है। रेडी? तो मेरा थंब इस तरफ, करंट अंदर की यानी फिंगर मेरी अंदर, तो पाम रूल के हिसाब से यहाँ पर आएगा फोर्स। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? अगर इनसाइड रहा तो नीचे की डायरेक्शन में आएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो एक और हम क्या करेंगे, समझेंगे। रेडी? कि नहीं आई बात समझ में? रेडी? कि नहीं आ रही बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो अब फाइंड फोर्स ऑन वायर। फोर्स कितनी लगेगी वो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, इसलिए आपको कुछ दिक्कत ना है। फाइंड फोर्स ऑन वायर। वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? समझ लो कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से है। रेडी? इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड के समझ लो कि यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से। तो यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। रेडी? समझ लो कि यहाँ पर करंट हो रहा है, उसकी लेंथ है L, और यहाँ पर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, और मेरा वायर जा रहा है इस तरफ, लेंथ। बरोबर? आई बात समझ में? बरोबर? तो इसके अंदर अगर हमें सिर्फ, तो सर आपने तो बोला था थीटा हमें क्या लेना 90 डिग्री, यहाँ थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। ये 2 पेन के हिसाब से समझा रहा हूँ। रेडी? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पेन है वो इस तरह से अंदर की तरफ जा रही है। देखो ये, रेडी? ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ये पेन देखो, ये है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ये मेरा करंट। तो यहाँ पर कितना
एंगल बना रहा है। देखो ये मेरी देखो, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से है। तो मैं आपको इधर दिखाऊँ तो ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर क्या लेंगे 90 डिग्री ही लेंगे। आई बात समझ में, IBL sin थीटा फॉर्मूला यही थी। तो यहाँ थीटा की जगह में 30 लिया है, पर थीटा इज बिटवीन B एंड L। थीटा इज बी, थीटा क्या है B और L के बीच में जो भी एंगल है उसे हम बोलेंगे थीटा। तो IBL था, तो IBL sin थीटा, साइन थीटा की जगह यहाँ पर लेंगे 90 डिग्री, यानी इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा IBL जितना, यानी कितना फोर्स लगेगा IBL जितना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी, क्लियर हो गई बात यहाँ पर ये। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहा है तो मुझे बोल देना। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट लूँगा, यानी कि आपको कोई भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। रेडी, चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर AB पर नेट फोर्स वायर किया 1 2 3 4। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड समझ लो इस तरीके से। रेडी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर ये वायर दिया गया हुआ है, इस तरीके से कोई वायर दिया गया हुआ है, देखो। रेडी, और इसी वायर की लेंथ है L और इस वायर की भी लेंथ है L। रेडी, तो यहाँ से मिडल पार्ट्स लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। रेडी, चलो अब इस पर लगने वाली नेट फोर्स हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे वो कैसे पता चलेगा बच्चों? तो यहाँ पर देखो ये वायर है, रेडी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यहाँ पर ये वायर है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो रही है मेरा मैग्नेटिक फील्ड उंगलियों की तरफ, ये इस तरफ, तो इसकी फोर्स इस तरफ, इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी ना। रेडी, आ रही बात समझ में? इसकी फोर्स की डायरेक्शन और इसकी फोर्स की डायरेक्शन समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। रेडी, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज इस तरफ मोशन कर रहा है ना, तो ये बाहर की तरफ आएगी। रेडी, इनके अंदर चार्ज यहाँ पर जा रहा है देखो, और इसके अंदर चार्ज यहाँ पर जा रहा था, तो ये मोशन ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। रेडी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये L पूरा समझ में आ गया। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, इस तरीके से फोर्स लगेगी ना, इस तरीके, ये फोर्स ये भी फोर्स, इसलिए दो कंपोनेंट्स यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, इसलिए इस तरफ जा रही है, यानी दो कंपोनेंट्स इफेक्ट करेंगे, एक ये और ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 डिग्री रहा, ये कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री, तो ये कितना रहेगा 60 डिग्री, तभी तो ये 90 बन पाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? ये 60 डिग्री होगा ना, तभी ये तो 30 होगा, तभी 90। तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स इफेक्ट करेंगे, एक x और एक y। यहाँ पर साइन थीटा 60, यहाँ पर साइन 60। रेडी, यहाँ पर cos 60 cos 60। रेडी, तो फोर्स ऑन नेट यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही थी F, यहाँ पर भी F, तो फोर्स नेट कितनी होगी 2F cos थीटा होगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। रेडी, फोर्स नेट 2F cos थीटा हो जाएगी, 2F cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है 60, 2F cos 60, 2F है तो F की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज F cos 60, यानी 1/2 2 कट, तो F कितना लगेगा IBL जितना।
फोर्स नेट कितनी आएगी, आई बी एल। एफ की फॉर्मूला है ना आई बी एल, फोर्स नेट कितना आएगा, आई बी एल। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से पहले, रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट? रेडी? इससे इजी ट्रिक भी है एक, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे इजी ट्रिक भी है एक, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सेकेंड मेथड, ये हार्ड, ये थोड़ी सी समझने वाली, ये बेसिक था। इसका आंसर कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था ना, इसलिए। रेडी? तो इसका डिस्प्लेसमेंट कब, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास देखो यहाँ पर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी ना। रेडी? अब F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी, वी डी ई एन ए बी साइन थीटा इंटू डी एल, ऐसे थे ना हमारे पास फॉर्मूला, ऐसे। रेडी? लास्ट में ऐसे फॉर्मूला। तो ये क्या है, इसकी मैंने क्या कर दी, इसको इंटीग्रेट किया, यानी इसको फॉर्मूला मिली, यानी इसका फॉर्मूला यानी आई, इसको आई बी साइन थीटा एल स्मॉल डी एल यानी एल। ये एल क्या है, ये एल है हमारा, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ अगर आप यूज़ करोगे तो अब ये इजीली हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको ये बोला था, यहाँ पर फोर्स ये दोनों थी इस तरीके से, देखो यहाँ पर इस तरीके से फोर्स थी ना, ये फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना किया इन दोनों ने, इतना ही किया। इन दोनों का फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। रेडी? इतना डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो सिर्फ एल की जगह फॉर्मूला क्या थी हमारी, एफ आई बी एल साइन थीटा। एंगल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो उसे लिख लेना। यहाँ पर थीटा कितना था, 90 डिग्री, तो साइन 90 यानी 1, इसका आंसर आएगा 1। हो गई ना, दोनों का आंसर एक ही है, पर यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर ही ध्यान देना है। रेडी? यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। रेडी? हो गई बात समझ में? ऐसा एक और एग्जांपल देता हूँ, यानी आपकी जो भी क्वेरी है, मन में डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो। फाइंड नेट फोर्स on wire AB in shape of semicircle. रेडी? आ रही बात समझ में? फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर AB शेप ऑन सेमी सर्कल। ऐसी 1 2 3 4 रेडी? समझ लो कि सेमी सर्कल है, फाइंड फोर्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से दिया गया हुआ वायर। रेडी? तो ये तो हो गया सेमी सर्कल, तो ये है उसकी रेडियस, आप ये सेंटर है, ये उसकी होगी रेडियस, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस। रेडी? तो अब इस पर लगने वाली नेट मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होगी, यानी इस पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें ढूंढनी है। तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल हो, आप अपने को क्या लेना देना, सर्कल हो या सेमी सर्कल, हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। रेडी? करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, उस तरफ आएगी। रेडी? करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ इस तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर फोर्स यहाँ पर, ये हो गई हमारी फोर्स। डन? तो यहाँ पर रेडियस, तो हमें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से ही मतलब है। अगर आप यहाँ पर 2 पाई आर रखने जाओगे, टोटल लेंथ की जगह सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, और पाई आर रखने जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। यानी यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट पर ही हमें डिपेंड करना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, रेडी, वो कितनी बना रही है, तो एफ आई बी एल साइन थीटा। देखो यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही हमें ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ बना रहा है 90 डिग्री, आप देख सकते हो ना,
डिस्प्लेसमेंट कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो आई बी एल की जगह क्या आएगा, यहाँ लेंथ, ये भी लेंथ कैलकुलेट होगी और ये भी, रेडी, ये भी लेंथ कैलकुलेट होगी। आर यानी लेंथ टोटल होगी 2r साइन थीटा, थीटा की जगह क्या यूज़ होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, साइन 90 यानी 1। तो आई बी एल की जगह आएगा 2r और आई बी 2r, ये होगी हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड। सारी बात समझ में, रेडी। एक और एग्जांपल देता हूँ क्लोज लूप का। समझ लो कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, रेडी। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक लूप बनाया गया हुआ है। देखो करंट, यहाँ पर करंट इस तरह से, यहाँ पर करंट इस तरीके से, यहाँ से करंट इस तरीके से और यहाँ पर करंट इस तरीके से, रेडी। देखो यहाँ पर क्लोज लूप है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इनसाइड देखोगे तो इसकी ये इनसाइड करंट इस तरफ, ये इनसाइड फिंगर और थंब इस तरफ, तो इसका फोर्स ऊपर, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, करंट इस तरफ, करंट इनसाइड, बराबर, फिंगर इस तरफ, थंब इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अप, ऐसे इस तरह भी आएगा और इसका भी ऐसे होगा। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड तो सभी 90 डिग्री है लेंथ। पर याद रख लेना इस तरीके से जब भी हो, अगर किसी भी क्लोज लूप हो, एनी क्लोज लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एनी क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट फोर्स 0। तब हमारा नेट फोर्स क्या रहेगा 0, तब हमारा नेट फोर्स क्या रहेगा 0। याद रख लेना, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और वहाँ पर क्लोज लूप हो रही हो तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 0। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी ऐसा कुछ हो तो मुझे बता सकते हो। क्लियर? चलो स्टूडेंट, अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब आज भी जो भी डिस्कशन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अब जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये समझ लो कि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर ये इनफाइनाइट लेंथ वाला है, यहाँ से ए लेंथ पर एक और वायर रखा गया हुआ है यहाँ पर, रेडी, और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस पर करंट इस तरीके से, रेडी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ, यहाँ पर इसके करंट कैरिंग वायर के हिसाब से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर यह मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी क्योंकि दूर दूर जाओगे तब मैग्नेटिक फील्ड डाउन हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, याद रख लेना, रेडी। तो यहाँ पर करंट हो रहा है वो I1, यहाँ पर जो करंट हो रहा है वो I2, रेडी। और आपको पता है हमने सीखा था कि अगर किसी इनफाइनाइट वायर पर, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, μ0.4 पाई, याद करो, 2I अपॉन ए, ये ए की जगह आर भी था पर यहाँ पर मैं ए ले रहा हूँ, रेडी, यहाँ पर ए है इसलिए। तो किसी सिंगल वायर पर, इस वायर की वजह से यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, B = μ0.4 पाई 2I अपॉन ए, इस तरीके से फोर्स थी, वो मैंने एक्सप्लेन की थी, आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो, रेडी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर μ0.4 पाई 2IA I1 अपॉन ए। I1 इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट वायर की बात करो, ये सेकेंड वायर है, रेडी। ए डिस्टेंस पर कोई एक वायर रखा गया हुआ था। अब याद कर लेना अच्छी तरीके से, यानी आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी वो इनसाइड थी, समझ लो, ऐसा एज्यूम कर लिया, रेडी, कंप्लीट,
डाउट इसमें नहीं ना? वेरी गुड। चलो, तो फोर्स ऑन, अब क्या रहेगा, सेकेंड वायर पर कितना फोर्स रहेगा, पर स्मॉल पोर्शन पर ही लगाना पड़ेगा। ये करंट कैरिंग वायर पर डायरेक्ट तो मैं फोर्स नहीं लगा सकता। रेडी? तो आपको पता है कि हमें क्या करना था, हमारे पास टॉपिक था, याद है, फोर्स ऑन इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I2, और दोनों को कंबाइन करो तो ऐसे मिक्सअप हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है हमें। रेडी? यानी पहले के द्वारा दूसरे पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें ढूंढना है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर कितना फोर्स है वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसलिए हमें स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। रेडी? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर पॉइंट ले लाओ, समझ लो कि मैंने इतना पोर्शन ले लिया, कितना, इतना पोर्शन। रेडी? तो इतना पोर्शन तो कितना डिस्टेंस पर था, x डिस्टेंस पर, इतने पोर्शन के लिए लिया है। इसलिए पोर्शन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा वो ले रहा हूँ पहले, बाद में सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे और इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा वो हमें मिल जाएगा। रेडी? फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, x डिस्टेंस पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने dx। रेडी? चलो, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फोर्स ढूंढने के लिए हमें dF करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वायर पर इतना फोर्स, इतना सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मैंने, तो हमारी IBL, L साइन थीटा वाली फॉर्मूला थी, पर यहाँ पर L क्या है, लेंथ क्या है हमारी, स्मॉल dx, तो IBL dx साइन थीटा। रेडी? और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर लेंगे, यानी 90, IB dx साइन 90 यानी 1। रेडी? B यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो I, यहाँ पर करंट क्या कितना था इस वायर के अंदर, I2, तो यहाँ पर I2 डन। यहाँ B यानी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, फर्स्ट की, तो इसके लिए फॉर्मूला μ0/4π 2 I1/a। यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, a नहीं था, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, x, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें x। आ रही बात समझ में? साइन थीटा तो हम ले नहीं सकते, ये इसलिए dx, ये b की वैल्यू, ये जो सब्स्टिट्यूट की मैंने, ये भी b की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। डन? पर हमें इस पूरे वायर पर लेना पड़ेगा। इस पूरे वायर की लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कहाँ से स्टार्ट होगी, a से, और यहाँ पर ख़त्म होगी, यानी पूरी लेंथ को मैंने a लिया तो टोटल a प्लस l, a से पूरी सत खत्म हो गई, स्टार्ट हो रही है a प्लस l तक। डन? तो df यानी यहाँ पर I2 μ0/4π 2 I1 x इंटू dx। रेडी? चलो, इसका इंटीग्रेट कर लिया हमने, इसका इंटीग्रेट कर लिया, स्मॉल df करने हो गए, ओनली फॉर क्या बचेगा, फोर्स। डन? अब कितनी लिमिट, a से a प्लस l तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। डन? तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो μ0/4π भी कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 2 4 बनता है, μ0/4π कांस्टेंट। तो यहाँ पर I2 जितनी फोर्स इसके रीजन से, जितना करंट इसमें होगा, करंट तो कोई चेंज होने वाला है, यानी I2 I1 भी कांस्टेंट है, वो भी निकल जाएगा। तो ओनली फॉर क्या बचेगा, x और dx, यानी a प्लस l और a dx/x। तो अभी इनका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको log x आएगा आंसर, वो तो पता है आपको पता होगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, dx/x यानी log x, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। रेडी? dx/x यानी μ0/4π I2 I1, यानी इसकी पूरी होगी, हमें इंटीग्रेट करोगे log x, a प्लस l, तो μ0/4π I2 I1 log x की जगह यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो पहले a प्लस l log x यानी 1/x होता है, log x यानी 1/x। रेडी? तो 1/x की जगह log
ए प्लस है, यहाँ दोनों वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो नेट फोर्स आपको ये मिलेगा, नेट फोर्स आपको ये मिलेगा किसी यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वायर पर μ0.4 I2I1 log A प्लस एल अपॉन ए, ये तक आपको मिल जाएगा। रेडी, आ रही बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी या दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।